दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडिया की जो डिफेंस है, इंटरनल डिफेंस जो है वो मल्टी लेयर्ड होनी चाहिए और उसके अंदर हमें साइकोलॉजिकल प्लानिंग्स करनी पड़ेगी और कई एस्पेक्ट्स में कंट्री को इंटरनली सिक्योर करना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो वो क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी बड़े राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, देखिए जो छोटा राष्ट्र होता है जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे जो क्या है कि या तो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो या पूरी की पूरी गवर्नमेंट सेटअप बदल दो। जैसे पहले मोनार्की थी नेपाल पे, फिर कम्युनिस्ट रूल आया और इलेक्शन होने लग गए, फिर अभी जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ और अभी कोई जो है गवर्नमेंट लेस अपने क्या कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उसको चला रहे हैं, आर्मी वहाँ की चला रही है। बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन है, अमेरिका का एक चमचा वहाँ बैठा है जो बांग्लादेश चला रहा है। तो देखा जाए तो छोटे देशों के लिए कोई भी डिफेंस काम नहीं करेगा, उनको केवल अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने हैं या वहाँ बीच में फंसा के रखना है खुद को, या ताइवान की तरह सेमीकंडक्टर हब बन जाओ, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाओ, जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो दुनिया को ताइवान की जरूरत है, तो दुनिया ताइवान को बचाती है। तो छोटे देश या तो किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में खुद को इंपॉर्टेंट बनाए या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं नेचुरली उनको आने दें। तो उनके लिए कोई डिफेंस की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी पब्लिक होती है तो उनको कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है उनको, क्योंकि डिफेंस की जरूरत इनको पड़ती है जहाँ रेस होती है। जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका और ये जो कंट्रीज हैं बड़े, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पे टॉप पर आने की रेस है, तो यहाँ पे खतरे भी होते हैं। जैसे इंडिया के केस में चाइना कोशिश करता रहता है कि भारत आगे ना बढ़े, अमेरिका कोशिश करता रहता है चाइना इंडिया दोनों आगे ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक लेवल पे ले लीजिए, मिलिटरी ले लीजिए, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है कि एक दूसरे को पीछे रखने के लिए धक्का मुक्की होती है। इंडिया के अंदर कोई रिफॉर्म आता है, जैसे फार्म्स लॉ आए थे, तो लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो गए। तो कहीं ना कहीं से इतने बड़े प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़ी प्लानिंग होती है, ऐसे एकदम से नहीं होता है। कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है या कोई टेररिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है तो कोर्ट्स के अंदर सालों उस केस को घसीटा जाता है। कोई बड़ी कंपनी होती है जो पेस्टिसाइड्स कह लीजिए या हाइब्रिड सीड्स या ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन या कुछ भी कह लीजिए मेडिकल की फील्ड में बेचने के लिए या फार्मास्यूटिकल फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में बेचने के लिए बहुत कुछ अपना जो है लीगल सेटअप तैयार होती है, ताकि अगर कुछ हो तो ऐसा कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर से ही एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है। चाइना के अंदर चाइना ने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे किया? सन 2000 से लेकर 8 तक चाइना ने बहुत स्पीड पकड़ी थी, लेकिन चाइना के चैलेंजेस भी बहुत थे और उन चैलेंजेस को चाइना ने कैसे फेस किया? इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो गया। वहाँ पे भी रेडिकलाइजेशन था, तो उसने ट्रीटमेंट दिया हमको। तो रेडिकलाइजेशन का ट्रीटमेंट है चाइल्ड के लिए, जो छोटे बच्चे 5वीं क्लास तक के, उनके लिए एक एजुकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनको एथिक्स, सिविक सेंस, नेशनलिज्म, इनके लिए एक एजुकेशन सिस्टम टोटली सेपरेट होना चाहिए। छोटे बच्चे का दिमाग कच्चा होता है, उस टाइम पे जो भर दिया जाता है तो ताउम्र उसके साथ रहता है। तो सबसे पहले 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, उसके लिए पेन इंडिया एक ही एजुकेशन सिस्टम, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, लेकिन एजुकेशन व्हाट टू बी टॉट, उनको क्या पढ़ाना चाहिए सबसे पहले रूट्स पे, रूट लेवल पे जाके, बिल्कुल बेसिक पे जाके इंडिया को सबसे बड़ी प्लानिंग ये करनी चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। आज की जनरेशन में वो पुराने बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा एजुकेशन सिस्टम है, उसने मेरे को इधर प्रोपोगेट किया तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं इस तरीके से सोचता हूँ। अभी जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो फ्यूचर की खेती है। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे, फिर मीडिया के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि फिर लीगल सेटअप के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, कि क्या है जो देश हित में है, क्या देश के खिलाफ है। देश के अंदर कुछ भी चले, लेकिन देश के कंट्री होल को क्या नुकसान पहुंचता है, उसका अगर पक्ष विपक्ष मीडिया के दोनों फैक्शंस को, राइट एंड लेफ्ट को बताओ, हमारी बच्चों को बताओ, बूढ़ों को बताओ, तो बहुत हेल्प मिल जाती है कंट्री को